ऑफ है, ऑन है। खुद गाली तो नहीं है। स्टार्ट होता है सेट चैप्टर, ठीक है। आपका सेट चैप्टर से ये स्टार्ट होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टोरी लगे रहो, आप थोड़ी दिखता है। फंक्शन 5 दिन पहले, 5 दिन, 3-4 दिन। एक मिनट, आप लोग बस ध्यान रखें। संतोष सर हमको को होस्ट बना दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग जैसा है ना अभी डिस्कशन कर रहे थे, कोई बात नहीं, मान ले रहे अगर केवल घर का आवाज आएगा तो आप लोग थोड़ा बंद कर देंगे, बाकी समय में आप खुला रखें, मेरे से बात करते रहे, बढ़िया। देखिए क्लास 11 का जो अपना मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस कर दे इससे रिलेटेड, ठीक है। 2-3 मिनट लगेगा। अपना क्लास 11 का, इसमें स्टार्टिंग आपके पास सेट दिया हुआ है, उसके बाद रिलेशन चैप्टर है, देन आफ्टर आपका फंक्शन है, ठीक है। और ये कहलाता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना फंक्शन होता है, और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट ही करेंगे फंक्शन से, ठीक है। कारण है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो सेट और रिलेशन बच गया ना, ये भी हम लोग है ना बाद में पढ़ लेंगे। तो आज का स्टार्टिंग आपका फंक्शन से होगा, उसमें आपको सेट का और रिलेशन का कोई उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि इसको बिना पढ़े आप ये नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कारण है कि फंक्शन जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से आप ग्रैब कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, उतनी आसानी से आप ग्रैब कर पाएंगे सीक्वेंस रीच, उसके साथ में आप है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ये सब चीज आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना ये थर्ड चैप्टर है अगर लिस्टेड आप देखें तो, मगर डिफरेंट स्कूल क्या करेगा ना कि वो कभी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेगा, कोई सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेगा, व्हाटएवर, वो स्कूल पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी स्टार्ट कर सकता है। मगर हम लोगों को क्या करना है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से चलना है, तो स्टार्टिंग कहां से होगा, फंक्शन चैप्टर से होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें कि मेरा फर्स्ट और सेकंड नहीं हुआ सर, हम थर्ड कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे और हम आपसे बनवाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए फिक्र ना करें। तो स्टार्टिंग अपने क्लास 11 का कहां से, फंक्शन चैप्टर से, फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इस चीज को समझिएगा। किसी एक फंक्शन f को लिखा जा सकता है, f क्या है, इट इज द नेम ऑफ फंक्शन। किसी एक फंक्शन f को लिखा जा सकता है कर्ली ब्रेस के अंदर समथिंग राउंड ब्रैकेट में ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें सर ये कर्ली ब्रेस क्या बता रहा है, कर्ली ब्रेस जो है इट इज सेट रिप्रेजेंटेशन, या कहे तो सेट फॉर्म ऑफ फंक्शन। इस लाइन के बाद आपको कहीं काम नहीं देगा, ठीक है। कर्ली ब्रेस जब कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली ब्रेस में जब भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसको कहते हैं सेट फॉर्म ऑफ फंक्शन। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखा है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। नाम सबका समझते चलिएगा। और ऑर्डर्ड पेयर में जो मेरे फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो राउंड ब्रैकेट में ए बी लिखा है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होता है, इसको बोला जाता है प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है, इसको इमेज कहते हैं। तो कोई बताएगा इस वाले ऑर्डर्ड पेयर सीडी में प्री इमेज क्या है, सी। सर सी। सी। और इमेज किसको बोलेंगे, डी। डी को बोलेंगे।
मतलब कि कोई भी ऐसा राउंड ब्रैकेट में आपको एलिमेंट दिया है देन इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज, और सेकंड पोजीशन पे जो होता है उसको बोलते हैं इमेज। प्री इमेज कहने का मतलब क्या हुआ, इमेज से पहले। प्री इमेज का हिंदी वर्जन जो होगा इमेज से पहले, तो डी से पहले क्योंकि सी है इस कारण से सी कहलाया प्री इमेज और डी कहलाया इमेज। अच्छा बताइएगा ई कौन है, ई एफ में ई कौन है, प्री इमेज। प्री इमेज, और एफ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इमेज। इमेज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में दो दो एलिमेंट लिखा रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता, ऑर्डर्ड पेयर को। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट क्या कहलाता है, प्री इमेज, और सेकंड प्लेस का एलिमेंट क्या कहलाता है, इमेज। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब इसके साथ थोड़ा और आपको समझाते चलते इसी टर्म को। देखिए अगर आपके पास कोई एक फंक्शन f फिर से ऐसे दिया है 1 3 ऑर्डर्ड पेयर में 5 7, हम क्या बोले दिया है, यानी कि इट इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। आपको नहीं सोचना है कि सर कहां से आया, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ये दिया रहेगा 1 3 5 7 4 0। लिखने का तरीका समझा रहे हैं, उस पर खास करके ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि देखो तुमको f1 का वैल्यू बताना है, देख लिए लिखने का तरीका, f ऑफ 1 इसको क्या पढ़ेंगे, इट इज फंक्शन एट 1, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, f1 का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन when प्री इमेज इज 1। इसी को और क्या पढ़ सकते हैं, वैल्यू ऑफ इमेज when प्री इमेज इज इक्वल्स टू 1। तो जब कभी भी ऐसे f1 लिखा है, f का मतलब फंक्शन, और अगर ब्रैकेट में 1 लिखा है, तो ये जो ब्रैकेट का 1 है ये क्या बताता है कि 1 यहाँ पे प्री इमेज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि अगर 1 मेरा प्री इमेज है तो इससे रिलेटेड इमेज कौन होगा, 3। तो आप ये कह सकते हैं कि f1 का वैल्यू कितना होगा, 3। किसी को कोई दिक्कत, f1 का वैल्यू 3 क्यों हुआ सर? नो सर। नहीं, बढ़िया। अब मेरे सवाल पूछने का टाइम, f4 का वैल्यू कोई बताएगा, f4 0, और f5 का वैल्यू 7। एकदम ठीक, ऐसे ही चलना है। ठीक है, फंक्शन एकदम बेसिक में आपको बहुत चीज सिखलाएगा। अब मेरा एक स्टेटमेंट समझिएगा, f1 अगर 3 है तो थोड़ा अज्यूम कीजिएगा f इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं 1। क्या पढ़े सर आप अभी इसको पढ़ा गया, इनवर्स ऑफ f। तो इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, कोई बताएगा b इक्वल्स टू सी बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग 1 बाई ए को a टू दी पावर -1 भी मेंशन कर सकते हैं? ठीक है, नहीं, अरे रेसिप्रोकल में रहता है भाई, तो वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव होता है ना। यस सर। वही हम सोचे, पता नहीं ये पता है कि नहीं, 1/2 कैन बी रिटन 2 टू द पावर -1, 1/3 कैन बी रिटन 3 टू द पावर -1, यानी रेसिप्रोकल में है तो जब न्यूमरेटर जाएगा पावर -1 कंटेन करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही सोचिए कि अगर f को हम भेज दिए राइट, ठीक है, f को कहाँ भेज दिया गया, राइट। आयुष, हाँ माइक ऑफ कर, ठीक, आवाज आ रहा था एक्स्ट्रा, कोई बात। तो देखिए क्या अभी बात बोला गया, अगर f1 3 है तो f इनवर्स 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अगर f4 0 है तो f इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, 4। और अगर f5 7 है तो f इनवर्स 7 का वैल्यू क्या होगा, 5। इट विल बी 5। ठीक है, मतलब क्या हो क्या रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है कि जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो राउंड ब्रैकेट में
प्री इमेज कॉमा इमेज इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर बाय द वे फंक्शन के अंदर में प्री इमेज पुट कर दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा उसके इमेज के बराबर होता है। दूसरा, अगर फंक्शन के इनवर्स में इमेज पुट कर दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा प्री इमेज के बराबर होता है। प्री इमेज बोलने का मतलब कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन, एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन। और इमेज कहने का मतलब होता है एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन। इमेज का मतलब है एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन। अभी आपके सामने में 5 लाइन लिखे हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? 1 2 3 4 5, ध्यान से देख लीजिए। नो सर। ठीक, कहीं किसी को कोई वैसा दिक्कत नहीं है ना? ठीक, देखिए अपने पास ये प्री इमेज और इमेज का जो काम होता है ना, वो बस उतनी ही दूर तक रहता है जब तक कि फंक्शन सेट के फॉर्म में दिया रहे। ठीक है, जब भी फंक्शन सेट के फॉर्म में दिया रहेगा उस समय तक अपना यही काम होता है। ठीक है, आप देखते चलिए। बाय द वे अगर लिखा है कोई एक फंक्शन जी, फंक्शन का नाम क्या है? जी, और वो लिखा 1a, वो लिखा 5 3, वो लिखा c,10। सोच के आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आराम से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, f इनवर्स 10 कितने के बराबर? c। देखिए जिससे अगर नहीं बना वो यहां ध्यान दे, f इनवर्स अगर इमेज पूछा जाए तो वो उसके प्री इमेज के बराबर होता है। f इनवर्स ऑफ इमेज पूछा जाए तो वो उसके प्री इमेज के बराबर होता है, यानी इट विल बी इक्वल्स टू c। सेकंड क्वेश्चन, अगर पूछ दिया गया f5, क्या आंसर आएगा आपका? 3। यानी कि अगर f के अंदर में प्री इमेज पुट किए तो आउटपुट मेरा क्या होगा? इमेज होगा। इट मींस इट इज इक्वल्स टू 3। बाय द वे आपसे ये पूछ दे थर्ड क्वेश्चन कि f इनवर्स 3, क्या आंसर दीजिएगा? 5। यानी कि यहाँ पे हम 3 पुट किए तो आउटपुट मेरे पास क्या आया? 5 आया। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास ये है f1 इज इक्वल्स टू, क्या आंसर? A। और f इनवर्स a इक्वल्स टू क्या आंसर? 1। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये हमसे बोल दिया जाए कि प्री इमेजेस, आप किसका नाम लेंगे? 1 5 C या A3 10? 1 5 C, यानी एलिमेंट्स एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर। और अगर इमेज का लिस्टिंग करने बोला जाए तो क्या आपका आंसर होगा? A3 10। It is A3 10. Image means element at second position. Element at second position. बस इसको जब लिखिएगा तो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखिएगा, बस आपका ग्रुप बनके तैयार। ठीक है, तो ये अपने पास फंक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसके सेट के फॉर्म में। फंक्शन जो होता है वो रियल फंक्शन भी होता है और मेनली हम लोग को उसी पे डिस्कशन करना है। ठीक है, रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। सर रियल फंक्शन किसको कहते हैं? पहला चीज, इफ प्री इमेज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एज वेल एज ये समझने के लिए ये पूछेगा थोड़ी, एज वेल एज इमेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब कभी भी प्री इमेज और इमेज दोनों बिलोंग करेगा रियल नंबर से, वैसे केस में अपना आंसर क्या होता है? अपना आंसर ये होता है कि जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का फंक्शन? इट इज रियल फंक्शन। क्या आप रियल फंक्शन के डेफिनेशन को समझे क्या? यस। प्री इमेज अगर रियल नंबर हो, इमेज भी अगर रियल नंबर हो, वैसे केस में फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। सोच के बताइए, यहाँ पे a लिखा है, क्या a कोई रियल नंबर है? नो सर। नहीं। तो क्या ये जो फंक्शन अभी हम डिस्क्राइब किए इसके ऊपर में ये जो f, इसका नाम f होना चाहिए था, f, क्या ये रियल फंक्शन है? f क्या रियल फंक्शन है? नो सर। नॉट रियल फंक्शन। ठीक है, नॉट रियल। चलिए इसके ऊपर थोड़ा आइए,
ये जो हम फंक्शन आपको यहाँ पे दिए हैं एफ, इस क्वेश्चन में एफ, क्या ये रियल फंक्शन है? एक बार चेक कर ले नो आप। सर, नो हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखिए ना, अगर हम लोग इसमें से प्री इमेज कैलकुलेट करें या उसको राइट डाउन करें तो वो 154 होगा। ऑल आर रियल नंबर्स ना, सब Yes, रियल sir. नंबर। और अगर आप इमेज का लिस्टिंग करते हैं, इमेजेस का अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो वहां पे 350 आएगा। तो क्या 350 रियल नंबर नहीं है? है सर। यस सर। तो प्री इमेज ऑल्सो बिलोंग्स टू का नोटेशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये है बिलोंग्स टू का नोटेशन। प्री इमेज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, इमेज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्योंकि दोनों का दोनों, प्री इमेज और इमेज दोनों बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इस कारण से हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे कि मेरे पास ये जो फंक्शन दिया गया है ना, ये जो फंक्शन दिया है इट इज रियल फंक्शन। तो किसको बोलते हैं रियल फंक्शन? जिसका प्री इमेज और इमेज दोनों बिलोंग कर जाए रियल नंबर से, यानी कि दोनों रियल नंबर हो, वैसे केस में फंक्शन को कहते हैं रियल फंक्शन। और किसको बोलते हैं नॉट रियल? जब कभी भी अल्फाबेट समथिंग ए बी सी ऐसा कुछ भी प्रेजेंट हो जाए, वैसे केस में पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो रियल फंक्शन नहीं होता है। क्या आपको ये पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? यस सर, 1 से। 1 से। So 1. यानी सबसे मिनिमम नेचुरल नंबर जो होगा दैट विल बी 1। उसके बाद 2 3 4 से लेके डॉट डॉट डाल देते हैं, यानी आपको होल नंबर पता है कहां से स्टार्ट होता है? 0। 0। तो 0 1 2 3 4 से लेके ये अप टू इंफिनिटी जाएगा। इंफिनिटी का मतलब समझते हैं क्या? हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधा, टाइम नहीं लगा। इसका अंत ना हो। ठीक, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं। आप पढ़े होंगे tan 90 डिग्री का वैल्यू, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, वो अनडिफाइंड होता है ना? यस सर, नॉट यस सर। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड ये चीज बताता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर विच इज नॉट डिफाइंड। जैसे कि आप किसी के सामने हैं और वो देखा एफिल टावर, आप पूछे कितना बड़ा है यार एफिल टावर, वो बोले बहुत बड़ा है। आप पूछेगा अच्छा ठीक है बहुत बड़ा है, बताओ ना कितना। तो क्या वो एग्जैक्टली डिफाइन किया कि एफिल टावर कितना बड़ा है? नो नहीं, वो केवल और केवल अपने एक्सप्रेशन में रह गया, सर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा, तो ये कोई नंबर नहीं होता, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। और वैसे केस में हम लोग नोटेशन यूज करते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है? ये एक नोटेशन है। ये एक नोटेशन है किस चीज का? वेरी लार्ज नंबर का, बहुत बड़े नंबर का, जो कि डिफाइन नहीं हो सकता है, उसका ये नोटेशन होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के नोटेशन का एक नाम है, इट इज कॉल्ड स्लीपिंग 8। ये 8 कहलाया जब ये खड़ा था, मैथ में यूज हुआ, और ये कहलाया स्लीपिंग 8। यूनिवर्सल नोटेशन है, यूनिवर्सल नोटेशन और यूनिवर्सल नेम है इसका स्लीपिंग 8, और यही होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब केवल बहुत बड़ा। जब भी डॉट 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 करके कुछ भी छोड़ दिया गया, मतलब वो कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होल नंबर आपको पता है, क्या आपको इंटीजर्स भी पता है? यस सर। इंटीजर्स नेगेटिव नेगेटिव से चल नंबर। के आएगा -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। क्या आपको रैशनल नंबर पता है? यस सर। रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। कंडीशन क्या होता है? q नेवर बी 0। क्या आपको कंडीशन भी याद था? यस सर। ठीक है, पता है ये क्या बोलता है? ये बोलता है ना कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। dr स्टैंड फॉर एब्रिविएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, dr फॉर द डिनोमिनेटर। ये कहता है कि अगर कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन हो, कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन हो, उसमें कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
और ये कंडीशन फंक्शन में भी लगेगा, ये कंडीशन फंक्शन में भी लगेगा, और इसके बेसिस पे लगभग है ना 30-40 क्वेश्चंस रहता है। एक सिंपल सा कंडीशन जिसके बेसिस पे आपका 30-40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जबकि आप ये जानते हैं, आप पढ़े, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू से, ठीक है, कैपिटल क्यू से। और रियल नंबर्स का मतलब, रियल नंबर्स का मतलब ऑल डिफाइंड, ऑल डिफाइंड, नेचुरल, होल, रैशनल, इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम आपसे एक बात पे डिस्कशन करना चाहें कि देखिए सबसे छोटा कौन, आप बोलिएगा सर नेचुरल नंबर। अब मुझे इससे बड़ा कौन, आप बोलिएगा सर इससे बड़ा होल नंबर होता है, उसमें जीरो ज्यादा होता है। अब मुझे इससे बड़ा कौन, आप बोलिएगा सर इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है। अच्छा, इससे बड़ा भी कोई है क्या, आप बोलिएगा हाँ सर रैशनल नंबर, रैशनल। और हम पूछे सबसे बड़ा तब कौन, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर सबसे बड़ा है ना रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब होता है। इररेशनल को कोई प्लेस नहीं दिया गया है। कारण क्या है कि इररेशनल का कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है। आप जानते हैं ना इररेशनल का मतलब, Yes. बोलिए तो 1/3 इररेशनल है कि रैशनल है, जस्ट क्वेरी। रैशनल है। ये रैशनल है, ये रैशनल है। क्या ये अपने एंड पोजीशन तक पहुंचा है या ये रिकरिंग है? सेकंड पोजीशन तक पहुंचा। ठीक है, रिकरिंग रिकरिंग है, Recurring है। इस कारण से, इस कारण से। और रूट अंडर अगर 3 लिख दिया गया ना, देन इट इज द इररेशनल, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज रैशनल, ठीक है। ये इररेशनल होता है। रूट 3 कैसा होता है, इररेशनल। सर किसको बोलते हैं रेशनल? दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यही ना डेफिनेशन पढ़े आप? Yes. कोई कुछ बोलता नहीं, सर बोल Yes, दिए तो sir. लगता है सही होगा। नहीं, नहीं, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जो अभी हम लिखे थे ना, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो सर क्या है, चलिए खत्म करते हैं, सस्पेंस इतना भी बड़ा नहीं। Irrationals are those numbers which can or cannot be expressed as p by q, but it is not terminating, it is not recurring, ना recurring होगा और ना ही terminating होगा। तो सर क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आएगा। आप पाई जानते हैं, पाई, पाई वैल्यू होता है 22/7, मगर ये 3.14 होता है ना, क्या इसके बाद 141414 ही आता रहता है? यस नो सर, नहीं, अलग अलग डिजिट आता है, अलग अलग डिजिट आता है। अलग अलग डिजिट आएगा तो डज नॉट कॉल्ड रिकरिंग, और उसके साथ ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है, ये टर्मिनेट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इस कारण से पाई को बोलते हैं एक इररेशनल नंबर। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हम ये बता दें, जब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आप डाल दीजिएगा, कोई भी प्राइम नंबर आप डाल दीजिएगा, वो अपने आप इररेशनल बन जाएगा। अगर कभी आपको इररेशनल का एग्जांपल देना हो, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर डाल दीजिए, वो इररेशनल नंबर बन जाएगा। अभी हम आपको पूरा नंबर सिस्टम समझा दिए जो कि आप पढ़े हैं अपने 9 क्लास में, और 10 क्लास में आप रियल नंबर्स पढ़े, ठीक है। हमको रिक्वायरमेंट केवल और केवल किससे था, रियल नंबर्स, ठीक है। मगर रियल नंबर के अंदर सब आता है, इसलिए आपके पास सबका जानकारी होना चाहिए। तो अब नंबर सिस्टम थोड़ा ध्यान में रखिएगा, काम आता है, ठीक है। तो रियल नंबर कहने का मतलब ये हो गया रियल नंबर, ठीक है। ऑल पॉसिबल नंबर्स आर रियल। इसका भी है ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ चुका है, और वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर जब तक नहीं पढ़े हैं ना, तब तक मेरे लिए सबसे बड़ा कौन, रियल नंबर। जितना पॉसिबल नंबर होता है वो सबका सब रियल होता है। सोच के जवाब दीजिएगा। अगर एक फंक्शन f लिखा है 3 - 110, उसके साथ 7/2 कॉमा रूट अंडर 51,
इसके साथ लिखा हुआ है 0.2 कॉमा 1/4 फंक्शन f इज रियल फंक्शन और नॉट। आंसर आपको ये देना है, फंक्शन f इज रियल और नॉट। क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? सर रियल अनरियल अनरियल सर। इट इज हमको लगा शायद मेरा माइक वाइक में कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इट इज रियल फंक्शन। कारण क्या है ना कि आप आइडेंटिफाई करते चले, ठीक है। बेसिक से चलेंगे एकदम, है ना, हम आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, मगर पहले बेसिक तो सही रहे। तो कहीं चेक करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगा बताएंगे हम आपको, ठीक है। 3 जो है ये आप नेचुरल भी कह सकते हैं, होल भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं। -110 इज इंटीजर, इसको भी हम इंटीजर ही बोलते हैं। 7/2 इज रैशनल। √51 is irrational represented by QC. 0.2 it is fraction, either we called it rational. 1/4 it is also rational. तो सब का सब जो है ना वो रियल नंबर के सिस्टम का पार्ट है, सब का सब रियल नंबर के सिस्टम का पार्ट है। इस कारण से ये पूरा का पूरा फंक्शन रियल फंक्शन कहलाया। ये हो गया इसका किताबी भाषा, जिसको आप बोलते हैं कि बुक के लैंग्वेज में फंक्शन किसको कहते हैं सर, या रियल फंक्शन किसको कहते हैं सर। अब अपना समझने वाला अंडरस्टैंडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें सुनिए। रियल फंक्शंस इज सिंपल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर एक्स में कोई भी एक्सप्रेशन दिया, कैसे भी लिखा है, वो सब का सब एक रियल फंक्शन। सर एग्जांपल कैसे बोलेंगे आप? देखिए, डिनोट करने का तरीका होता है fx। पढ़ते क्या है? इट इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ x। मान लीजिए ये लिखा है 2x + 1, तो x के टर्म में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया और इसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे fx, फंक्शन fx, और हम डिक्लेयर करेंगे इट इज रियल फंक्शन, ठीक है। सर कुछ चेक नहीं किए, इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि x मेरे पास नंबर ही पुट हो सकता है, तो मेरा फंक्शन अपने आप कैसा होगा? रियल, रियल फंक्शन, नॉट नंबर, रियल फंक्शन। दूसरा, सर gx देख के बता दीजिए कि हाँ ये रियल फंक्शन है। ये लिखा है x² + 1 और डिवीजन में लिखा हुआ है 7x - 2। x के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल फंक्शन बोलेंगे, रियल फंक्शन। सोच के जवाब दीजिएगा। अगर हम ये बोले कि hx = √x² + 5x + 6, whether it is real function or not, क्या ये रियल फंक्शन है? कोई आंसर नहीं है आपकी तरफ से। आदित्य, हाँ आदित्य का आंसर आया, और अंशु है, ध्रुव है, शुभम है, विवेक है। कोई भी अभी अभी क्या बोले? क्या आप मेरा वॉइस सुन पाए थे कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर x में दिया है देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन? क्या आप अभी सुन पाए? हाँ बोलिए या ना बोलिए। यस सर, यस सर। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x क्या कहलाएगा? रियल फंक्शन कहलाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर x का टर्म लिखा गया, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रियल फंक्शन। इसको हम एक रियल फंक्शन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन विथ और विदाउट रूट, आइदर इन रैशनल फॉर्म, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको बोलेंगे कि ये एक रियल फंक्शन है। अगला मेरा देखिए, अभी फंक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा वो सुनिए। ऐसे लिखा है 2 to the power x + 1, 2 to the power x + 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में है, बेस में है, रूट में है, p/q में है, लॉग के अंदर है, मॉड के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x है ना, x है ना, x है, इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक रियल फंक्शन। क्या आपको समझ में आया रियल फंक्शन किसको कहते हैं? यस सर। अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला बात कर ले, अभी आइडेंटिफिकेशन पे चल रहे थे, कैलकुलेशन वाला बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे सीधा क्वेश्चन पे आइए, बोला कि इफ fx = मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही थ्योरी भी होता है, ठीक है। fx = एकदम सिंपल,
x plus 1. If fx is equals to x plus 1, then बोला find f1. पता है, सुन के हमको क्या लगा, हमको ये समझ में आ रहा है, हमको एक बात समझ में ये आ रहा है कि जहां पे x था ना, वहां इंडिकेट करके बोल रहा है कि 1 पुट करो. जहां पे fx में x लिखा है वहां पे बोल रहा है 1 पुट करने. फिर से जहां पे fx में x लिखा हुआ है उस प्लेस पे क्वेश्चन बोल रहा है 1 पुट करने. क्या आंसर होगा? 2. ठीक है. अगर आपसे इसी क्वेश्चन में f-3 पूछा, आंसर आपका है, बोलिए. -2. -2. इट इज -2. अगर f of 1/4 पूछ दिया, आंसर क्या होगा? एडिशन में भी गड़बड़. 5/4. 5/4. x के प्लेस पे 1/4 पुट करेंगे, +1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 5/4 होगा ना. ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. नंबर्स के साथ खेलना है भाई. हाँ, नंबर्स के साथ खेलना है. अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया f-1, आप क्या आंसर देंगे? f-1 5/4. 0. ठीक है. अब मेरी बात को सुनिएगा. आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे, हम आपको ले चल रहे हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद पूछेंगे. ध्यान रखिएगा, कहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है f के साथ और एक f का वैल्यू है. ठीक है, एक f के साथ ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है और एक f का वैल्यू है. ठीक है, बस एक मिनट. हाँ देखिए, f के अंदर जो पार्ट लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज. ठीक है, प्री इमेज. और जो f का वैल्यू निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज. बस इस बात को नीचे भी देखे थे, अभी भी देखे. अब इसी के बेसिस पे हम लोग को आंसर देना है. ठीक है, इसी के बेसिस पे आंसर देना है. अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि इमेज ऑफ, वर्ड सुनिएगा, ये मेरा नहीं है, ये बुक का लैंग्वेज है, ये बुक का क्वेश्चन है. इमेज ऑफ -3, क्या आप आंसर दे सकते हैं? -2. इमेज. बोलिए. यस सर. ठीक है, ये जो रहता है सेकंड प्लेस पे, इट इज कॉल्ड इमेज. और जो यहाँ पे f के अंदर रहता है इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं. अब इसी में अगर कोई ये क्वेश्चन हमसे पूछ दे सेकंड नंबर कि प्री इमेज, ध्यान रखिएगा, प्री इमेज ऑफ 0, प्री इमेज ऑफ 0, तो -1. 0 का प्री इमेज पूछा, क्या आंसर? -1. बहुत बढ़िया. अगर ऐसे ही पूछ दे आपसे प्री इमेज ऑफ 5/4, प्री इमेज ऑफ 5/4, इट इज 1/4. ठीक है, तो देखिए कौन किससे रिलेट हो गया. ये इमेज और प्री इमेज तो पढ़े थे सेट फॉर्म में, और अभी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका? रियल फंक्शन का. रियल फंक्शन में भी रियल नंबर देके और हमसे प्री इमेज और इमेज का क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहे. अगर आपसे ये पूछ दिया, नेक्स्ट थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, द प्री इमेज ऑफ 5. आप ढूंढिए, आपके कैलकुलेशन में नहीं होगा, नहीं है ना? -2 है, एक 5/4 है, 2 है, देखिए 5 नहीं है. तो क्या करें सर? वैसे केस में क्या करें सर? जब आपसे प्री इमेज पूछे 5 का, वैसे केस में पुट fx इज इक्वल्स टू 5 एंड फाइंड x. ठीक है, 6. क्या? ठीक, 6. क्या बोला गया? अगर आपसे प्री इमेज पूछ रहा है 5 का, तो आप fx के प्लेस पे 5 पुट करके और वहां से x कैलकुलेट करें, तो इसका मतलब कि मेरा fx दिया था x + 1, जिसके प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x कितना होगा? 4. अरे कैलकुलेशन वाली बात है, 4 नहीं आएगा? 5 - 1 4 हो जाएगा. और ये जो x = 4 मिला ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे प्री इमेज. क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे ये हुआ? यस सर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसी में बाय द वे, अगर आपसे फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि प्री इमेज ऑफ 7, क्या आंसर दीजिएगा कैलकुलेट करके?
6. Yes, sir. 6। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 1 के प्लेस पे 7 पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे विच इज 6। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इट इज द प्री इमेज। तो ऐसे आपको इमेज और प्री इमेज निकालना है फॉर द रियल नंबर्स। अब इन्हीं रियल नंबर्स और रियल फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए आपके पास दिया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन पूछने वाला पूछा फाइंड f 1.1 माइनस f1 और इसके डिवीजन में 1.1 माइनस 1 ऐसा। तो इसका और कोई बड़ा मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमको इन्हें ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने का जरूरत नहीं। हमको क्या करना है कि जब सॉल्यूशन निकालना है तो f 1.1 कैलकुलेट करना है, मतलब कि x के प्लेस पे 1.1 पुट करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा 1.21 ये आपका आंसर आएगा, हो गया। फिर उसके बाद f1 कैलकुलेट करें, इसका मतलब है 6. इस बार x के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, ये 1 आएगा। अब ये दोनों का दोनों वैल्यू उठा के आप यहां पुट कीजिए जहां आपसे क्वेश्चन का डिमांड किया गया कि f 1.1 माइनस 1 बाई 1.1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट किए 0.21. ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यू पुट किए, ठीक है। चलिए ऊपर में आया 0.21 और नीचे में कितना आया 1. 0.1 ना, 0.1. 0.1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमको जहां तक उम्मीद है आपको ये आता है कि जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ एक 0 लगेगा और 21/10 का मतलब क्या हो गया 2.1 ना। Yes, sir. क्या आंसर हम लोग का 2.1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर fx देके कुछ भी पूछेगा तो x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसी चीज को नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल्स टू, बाय द वे लिखा x प्लस 3x स्क्वायर ऐसा, और बोला गया फाइंड f1 प्लस f2 क्या वैल्यू होगा। आपको क्या करना है, f1 अलग से निकालना, f2 अलग से निकालना है और बाद में दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके आंसर दीजिए, अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 0.16 sir. 16। f1 कहने का मतलब हो गया 1 प्लस 3 और प्लस f2 कहने का मतलब हो गया 2 प्लस 12, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, ओवरऑल इट इज 14 प्लस 4 18 होगा ना, 18, sir. ठीक है। 14 प्लस 4 18, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और डिवीजन में x माइनस 1, बोला फाइंड f3 डिवाइडेड बाई f2 क्या आंसर होगा, ये पूछा गया, ठीक है। सॉल्व करें आप, बिल्कुल ट्राई कीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बना सकते हैं खुद से, कॉपी लेके बैठिए हमेशा। So 11 11/4. 11/4. ठीक है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को कैलकुलेट करना चाहेंगे। इसका मतलब f3 x के प्लेस पे 3 पुट किया गया, 9 प्लस 2 11 और डिवीजन में 3 माइनस 1 इज 2, ये न्यूमरेटर का पार्ट, सॉरी 2 बोल रहे 2 और डिवीजन में जब आप x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे 6 प्लस 2 8 और इसके डिवीजन में 1, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये ऐसा हो जाएगा और ये आंसर आपको देगा 11/16। कहाँ मिस्टेक हो गया था, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तब तो आंसर तो डिफर कर गया आपका मेरा। Yes, sir. चलिए गलत check लिख दिया. ठीक है कोई बात नहीं, गलत भी होता है, डिस्कस करना है। हाँ देखिए, हम सबके लिए अलग से ये बता दें कि जब आप f3 निकालेंगे तो x के प्लेस पे 3 पुट करना है, जहां जहां x है हर जगह पे 3 पुट करना है। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 और डिवीजन में 3 माइनस 1,
तो ये हो गया 9 + 2 11/2, ये न्यूमरेटर का पार्ट है। और डिनोमिनेटर में F2 है तो x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे हम लोग, डिवीजन में आया 2 - 1, 6 + 2 8/1 8। जब आप लिखते हैं इस तरीके से कि A/B/C/D है तो D जाता है फर्स्ट, C जाता है सेकंड। इट कैन बी रिटेन A × D/B × C, ऑलरेडी आप पढ़े हैं, हमको पता है, ठीक है, बस थोड़ा हमको जरूरत था तो हम बता दिए। जब आप F3/F2 कैलकुलेट करेंगे, F3/F2 तो 11/2 में डिवाइड करेंगे 8/1 से, फोर्थ प्लेस गोज टू फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड प्लेस मल्टीप्लाइड बाय थर्ड प्लेस, ओवरऑल आंसर आएगा 11/16। क्लियर हुआ ना? गलती अभी अगर हुआ, क्लियर हुआ कैसे हुआ? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एकदम कहीं डाउट होगा ना, तुरंत माइक ऑन करके पूछना है कि सर वो हमको लग रहा है कि वैसा होगा, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं हम गलत लिखे हैं, आप बोलिए सर हमको लग रहा है वो मिस्टेक है, ठीक है, आप उसको सही करेंगे। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आया, आप रोक के बोलेंगे सर हमको नहीं समझ में आया ये चीज, आपको बताया जाएगा कि वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उस पॉइंट के बारे में क्या है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा इधर तूफान टाइप आया है तो हमको 2 मिनट सब चीज बंद करने जाना है बस। 2x + 1 और इसके साथ इनटू में लिखा हुआ है x - 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन G1 + G0 और सेकंड क्वेश्चन G2 / G1, सॉरी 1 नहीं, -1, ठीक है, -1 कितना होगा? बस 1 मिनट लगेगा, आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है। हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. पहला का है -1, फर्स्ट वाले का First आंसर में- -1, -1, सेकंड का 5/2, 5/4। किसी का आंसर इससे तो two। डिफर कर रहा है? ये सर 5/2 आया, 5/2 Second आया। 5/4 5/2 दोनों या केवल 5/2? हम ठीक से सुन नहीं पाए सर थे। 5/2, सर 5/2 आया। ठीक ठीक ठीक, सबका हो गया। 1 मिनट के लिए बस हम भी है ना इसको है ना एक बार डील कर ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी क्वेश्चन को। जैसे अपने पास दिया हुआ था gx, तो जब आप g1 कैलकुलेट करेंगे तो पुट 1 एट प्लेस ऑफ x, तो ये हम लोग को देगा 3, और यहाँ पे जब आप 1 - 1 करेंगे 0, प्लस जब आप g0 कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 0 + 1 और इस प्लेस पे 0 - 1, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट 0 हो गया और सेकंड वाला पार्ट 1 × -1 यानी -1 होगा। जब आप G0 कैलकुलेट करेंगे तो उस समय आपको 2 × 0 + 1 यानी 1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 - 1 यानी -1 मिलेगा, ये भी -1। जब आप दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी -2। पहला गलत हो गया, G1 इसको बंद कर उधर से, G1 + G0, तो देखिए G1 -1 और G0 भी -1, -2 आंसर आएगा ना? सर वो रिपीट किए? समझ नहीं आया।
सर समझ हाँ नहीं आया। आदित्य एक बार बता देते हैं, उसको बंद कर दो, ठीक है। हाँ समझा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए जब आप G1 कैलकुलेट करेंगे, G1, तो आप x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हुआ आदित्य। माइक सर ऑन रखिए ना, मेरे से बात करते रहिए। देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या 3 नहीं हुआ? हुआ सर। Yes, sir. 3। और 1 माइनस 1 क्या 0 होगा? 0। Yes, sir. यस सर। और 0 इंटू 3 0 आएगा। 0। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है मेरा वो 0 हो गया। अच्छा Yes, सेकेंड sir. पार्ट कौन था? G0। एक मिनट सर वो उसको रिपीट कर दिए वापस से। हम बोले ना कभी कभार मेरा भी मिस्टेक हो सकता है, एकदम ठीक, हम तो रिपीट कर दिए थे ना। ठीक है, ये 0 हो गया अभी बन गया। और यहाँ पे जब आप x के प्लेस पे 0, यही आज दिक्कत हो रहा था ना आदित्य? यस सर। वो समझ कैसे गया, आ गया सर? मेरा मिस्टेक था, हम जो इधर उधर गए ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे G1 बोल के और हमें ना दोनों कैलकुलेट कर दिए एक साथ, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट? नो सर। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए सेकंड वाला फाइंड करें। G2 बाई G माइनस 1 देखना तो पड़ेगा। ये पूरा हटा के यहीं पे बनाते हैं G2 बाई G ऑफ माइनस 1। तो आप x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5 और इंटू 4 माइनस 1 3, सॉरी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और इसके साथ में डिवीजन में जब G माइनस 1 आप पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 वो माइनस 1 देगा, और यहां से माइनस 1 माइनस 2 आएगा। कहने का मतलब 5/2, ये आपका आंसर। बढ़िया, ठीक है, दोनों का दोनों आंसर आपका करेक्ट था, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट अब देख लें। हम लोग के पास जैसा अभी है ना रियल फंक्शंस चल रहा है, तो रियल फंक्शन से रिलेटेड एक पार्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। इसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? नो सर। नहीं जानते? ठीक है, मान सर जो लीजिए डिपेंड जैसे, नहीं करता। हाँ जो डिपेंड नहीं करता, जो खुद में अपने से डिफाइन होता है। ठीक है, बाय द वे अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो अगर हम x का वैल्यू पुट करें तो उसके बेसिस पे y का वैल्यू कैलकुलेट होगा। क्या मेरा बोलना करेक्ट है? स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करें तो y का वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो Yes, y डिपेंड्स अपॉन x। क्या आपको ये Yes, sir. रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। तो यहाँ जो x है ना, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्योंकि y डिपेंड कर रहा है, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर कोई एक फंक्शन fx दिया हुआ है 7x प्लस 2, तो ऐसे केस में x कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थोड़ा यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो fx होगा इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आपको समझ में आ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लिखा है जी टी इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 बाई टी माइनस 3, बोलिए टी कौन? डिपेंडेंट सर की टी इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। टी इंडिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है वेरिएबल,
और यहाँ पे ये जो GT है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब कि अगर हम आपसे ये बोले कि G3 फाइंड कीजिए, क्या हम आपको ये बताएं कि 3 कहां से आया? नो सर। नहीं, नो सर। नहीं ना, ये खुद से पुट किया गया। तो जिसका वैल्यू पुट करने के लिए हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे G3 पुट कीजिएगा, 3 + 1/3 - 3 इट इज 4/0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अनडिफाइंड। ठीक है, यानी इट इज नॉट डिफाइंड। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वहां पे वर्ड यूज करेंगे। अगर G4 बोल दिया तो T के प्लेस पे हम 4 पुट करेंगे ना, और ये आएगा 5। तो आपको अभी अभी ये जैसा हम कैलकुलेशन किए उसको थोड़ा रिलेट करके भी दिखाना चाहेंगे। आपको बताया गया था जो ब्रैकेट के अंदर पुट होता है इट इज द प्री इमेज, और जो Yes, इसका sir. आउटपुट होता है वो इमेज इमेज। है ना। तो जो इमेज होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो प्री इमेज होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक मिनट देखिए, तो आपको मेरे हाथ का इमेज दिख रहा है यहाँ पीछे स्क्रीन पे ऐसे? यस नीचे सर। में देखिएगा, यहाँ है ना, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा, बाकी ग्रीन के कारण ये हट गया है। अब मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो क्या इमेज दिखेगा? दिख रहा है? आप सोचिए ना, आप जब खड़े होते हैं तब ना आपका इमेज बनता है, आप नहीं खड़े रहिएगा तब भी आपका इमेज बनेगा। नो। अगर बन गया ना तो आस पड़ोस के लोग और घर के लोग भाग जाएंगे। ठीक है, कि लगता है इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता वो सेकंड वर्ल्ड से बिलोंग करता है। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट के आने के बाद इसका इमेज बनता है। कभी कभी हम लोग इमेज अगर अकेले बनाना चाहें, नॉट पॉसिबल, रियली नॉट पॉसिबल। इमेजिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है, रियली नॉट पॉसिबल। ठीक है, वही बता रहे हैं। अगर मेरा प्री इमेज आएगा तब जाके इमेज का कैलकुलेशन होगा। अगर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो जाके डिपेंडेंट वेरिएबल का कैलकुलेशन होगा। अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो जाके हमको फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा इसी के बेसिस पे। इफ hx इज इक्वल्स टू 3 - 2x, बोला फाइंड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन hx इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हमसे क्या मांगा? हमसे बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, तो सोच के x का वैल्यू मांगा कि hx का वैल्यू डिमांड किया गया है? किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब सर -5 -5 x आएगा। क्या होगा? हाँ ठीक है, सर आंसर -5 सही है, वो x का वैल्यू होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कितना आ रहा है? तो -2 आ रहा है। 5 -2 आ रहा है सर। hx के जगह पे 7 पुट करेंगे एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3 - 2x। अब यहां से 2x को लेफ्ट शिफ्ट करना, 7 को राइट शिफ्ट करना, जिसके बाद 2x इज इक्वल्स टू 3 - 7। कहने का मतलब 2x मेरे पास -4 आया और x का वैल्यू -2 आया। तो देखिए क्वेश्चन वाला क्या करता है ना, वर्ड्स के साथ खेलता है, स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेलेगा। वो ये देखेगा कि वाकई में स्टूडेंट को आता है कि नहीं आता है, उसको मतलब पता है कि नहीं, प्री इमेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसको ये पता होना चाहिए। तब कहीं जाके हम आंसर दे सकते हैं या आंसर निकाल सकते हैं। आपसे कंपटीशन वाला बहुत बड़ा गेम करेगा, स्कूल वाला नॉर्मल क्वेश्चन देता है, स्कूल एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन आएगा, देखें फॉर्मूला पुट किए, सॉल्व हो गया। मगर कंपटीशन वाला क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर देगा
कि आपको लैंग्वेज पहले समझना होगा, उसके बाद आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो ये होता है कंपटीशन के क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो अभी अभी जैसा हम बात कर रहे थे डोमेन का, तो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज वैल्यू ऑफ एक्स। अगला डोमेन क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर डोमेन क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ प्री इमेज, इट इज वैल्यू ऑफ प्री इमेज। तीनों तरीके से आपको समझा दिया गया कि किसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये है अपना डोमेन, एक डोमेन वर्ड जो फंक्शन से रिलेटेड है, काफी बड़ा पार्ट है, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रेंज, रेंज वर्ड भी थोड़ा सुन लीजिए। रेंज का मतलब होता है इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। रेंज का मतलब होता है इट इज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। रेंज का मतलब होता है इट इज वैल्यू ऑफ इमेज, इट इज वैल्यू ऑफ इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन डोमेन को दिया गया और जो सेकंड पोजीशन है वो रेंज को दिया गया। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है 3 और 5, बोलिए कौन सा डोमेन है और कौन सा रेंज है? 3 क्या है? डोमेन, डोमेन, ये डोमेन का पार्ट है और 5 किसका पार्ट है? रेंज, रेंज, रेंज का पार्ट। ठीक है, यही चीज आपको समझाए ना अभी। सेकंड पोजीशन बिलोंग्स टू रेंज, फर्स्ट पोजीशन बिलोंग्स टू डोमेन। अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पे इट इज कॉल्ड प्री इमेज, जो डोमेन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो वैल्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा गया फाइंड रेंज, पार्ट ऑफ रेंज, ठीक है, फाइंड पार्ट ऑफ रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टेटमेंट बदल देता है, आपको पता होते हुए भी ऐसा स्टेटमेंट देगा ना, समझना मुश्किल हो जाएगा। बोला फाइंड पार्ट ऑफ रेंज, मतलब हमसे फंक्शन का वैल्यू पूछा, ऑफ fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। क्या मेरे क्वेश्चन में कुछ बताया कि x कितना है? नो सर, नहीं ना, x का वैल्यू कुछ है? एक मिनट, आप समझे नहीं, हम बोले ना क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट देगा। एक मिनट रुकिए, यहां पे जैसे आपको बोला गया था G3 कैलकुलेट कीजिए, तो आप t के प्लेस पे 3 पुट किए थे, सेम ऐसे ऊपर चलिए। और आपसे ये बोला गया कि G1 कैलकुलेट कीजिए, तो x के प्लेस पे आप 1 पुट किए थे, सेम ऐसे ही आपसे अगर 3 बोला तो आप x की जगह 3 पुट किए। मगर क्या मेरे इस वाले क्वेश्चन में x का कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए बोला है? नहीं। नो सर, तो क्या करेंगे? x being independent variable, any real number can be put at place of x, any real number can be put at place of x। तो let x is equals to 2, तो जो f2 आएगा ना 7, it is the part of range, it is the part of range, it is not exactly range, it is the part of range। अगर आप बोले कि सर हम x की जगह 0 पुट करना चाहते, कोई बात नहीं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, जो मन वो पुट कीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। f0 मेरे पास 1 आया, सर क्या ये भी पार्ट ऑफ रेंज होगा? बिल्कुल होगा। सर हम क्या करना चाहते हैं ना, x की जगह -2 पुट करना चाहते हैं, अरे कर लीजिए भाई, कर लीजिए, -2 पुट करेंगे, यहां से आएगा -5, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेंज। जब कभी भी कोई फंक्शन देके आपसे रेंज का पार्ट पूछेगा तो आप x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उसी वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, यहां तक का बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर,
नो सर। एकदम कहीं डाउट होगा खुल के पूछेंगे, ठीक है? हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस बीच का कोई रास्ता नहीं कि सर सोचेंगे, सर देखेंगे, सर समझेंगे। अभी क्या हुआ अभी बताइए। हाँ तो सर समझ गए ना, नहीं सर हमको नहीं आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है? चलो ठीक, यहां तक का चीज था अपने पास फंक्शन से रिलेटेड। अब आपको एक छोटा सा चीज यहां दिखाना था कि बाय द वे आपके पास थोड़ा, हम इसको है ना नीचे ले ले अलग टॉपिक में ही, ठीक है? इसको बोलते हैं मिससेलेनियस पार्ट, ठीक है? मिससेलेनियस पार्ट ऑफ फंक्शन, मतलब ये किसी एक सर्टेन टॉपिक के अंडर में नहीं आता। मिससेलेनियस पार्ट ऑफ फंक्शन, मिससेलेनियस पार्ट ऑफ फंक्शन। और इसमें क्या आता है, इसमें हम सबसे पहला लेना चाहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। समझते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन किसको कहते हैं? नहीं, हम बोले ना आपको, अगर आप नहीं जानते आप अपना बोल देंगे हाँ सर नहीं जानते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर बोलेंगे नहीं जानते सर, हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप बोलेंगे सर जानते हैं, तो जितना आपको अभी जरूरत है हम उतना ही बताएंगे, बस यही होता है। एक में टाइम बचता है, एक में टाइम कंज्यूम होता है, मगर हमको बताना तो सारा चीज। देखिए मैथमेटिक्स का अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। क्या आपको याद रहेगा? मैथमेटिक्स का यस सर। अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू अ डिवीजन होता है। याद रहेगा चार चीज, ठीक है? यस सर। Yes, sir. हम लोगों को क्या करना है कि यही चीज फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोला एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1। डिमांड किया गया फाइंड, फाइंड लिखने का तरीका आपको समझना है, f ऑफ g, f प्लस जी। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे डिमांड किया फाइंड f बाई जी, f बाई जी। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये डिमांड किया फाइंड f इंटू जी, f इंटू जी ऑफ 1, ठीक है? सबका मीनिंग समझाएंगे। f प्लस जी लिखा ना, इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्वेश्चन लिखने वाला ऐसे लैंग्वेज में ही लिखेगा कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मगर हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। f प्लस जी का मीनिंग होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। आपके क्वेश्चन में एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, पुट करेंगे। आपके क्वेश्चन में जी एक्स का वैल्यू दिया गया है, आप उसको भी पुट करेंगे। अब आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना, एडिशन करना कोई बड़ा चीज थोड़ी है। 3x इट इज द वैल्यू ऑफ f प्लस जी। हम चाहते हैं आप बोले तो हम लिखे यहाँ पे f बाई जी, तो बन जाएगा। आप कह सकते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स, नहीं कह सकते एफ एक्स बाई जी एक्स। कह सकते हैं। और एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू x माइनस 1। बस ये बोलना था, ये बोलना था। सर हम सोचे कि पॉलिनोमियल डिवीजन भी करना पड़ेगा, अरे वो बात की बात है, पहले एक्सप्रेशन तो दीजिए। आपको कोई पॉलिनोमियल डिवीजन फंक्शन में नहीं करना है। जिस वर्ड को हम नहीं बोले अभी तक, लगभग हम 1 घंटे 5 मिनट से पढ़ा रहे हैं आपको, अगर हम एक वर्ड नहीं बोले, वो एक वर्ड आपके इस चैप्टर में कभी नहीं आएगा। जो हम नहीं बोले वो आपके इस चैप्टर में कभी नहीं आएगा, आइदर आपके स्कूल एग्जामिनेशन और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कहीं नहीं आएगा। मगर जिसका नाम ले लिए वो आएगा ही आएगा और उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास आया f बाई जी। कोई बताएगा f इंटू जी कितना होगा? f इंटू जी, सर एफ एक्स और इंटू नहीं जी एक्स पता। करके एक्स का वैल्यू 1 ले लेंगे। एफ एक्स इंटू जी एक्स, एकदम ठीक। आप पूरा आंसर दे दिए हमको, हम तो अभी पार्ट ही आपसे पूछ रहे थे कि ये इसका प्रोडक्ट कितना आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर ले, तो इट इज 2x स्क्वायर। आप अपने मल्टीप्लीकेशन को एकदम दुरुस्त रखें, और कहीं पे अगर मेरा मिस्टेक हो आप जरूर हमसे बात करें। बाद में हमको निकालना है f इंटू जी, f इंटू जी एट 1। तो इसका मतलब ये हो गया पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन f इंटू जी। x के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, कहां पे? f इंटू जी में।
f इंटू जी में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि f इंटू जी एट 1, इसका मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 कुल मिला के ये 0 आएगा। करेक्ट है क्या? Yes, sir. ठीक है। किसी को कोई डाउट भी है 1 2 3 पार्ट में? 1 2 3 नो सर। कुछ डाउट? No, sir. तो जब तक x का वैल्यू नहीं देगा तब तक उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे ना। हाँ, जब तक आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ मिलेगा तब तक आप x के प्लेस पे उस कांस्टेंट को पुट नहीं करेंगे। वैसे केस में आपका आंसर x के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। यस। चलिए नेक्स्ट एक 4th नंबर हम आपके लिए बचा के रखे थे, सेम क्वेश्चन के लिए आपको फाइंड क्या करना है वो सुनिएगा। 2f माइनस जी एट x इज इक्वल्स टू 2। क्या आप इसका मीनिंग समझे? इसका मीनिंग हुआ 2fx माइनस gx और उसके बाद इतना निकालने के बाद देन पुट x इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कीजिए तो आंसर दीजिए। हम ऊपर वाला पार्ट दिखा देते हैं आपको। वैसे कोई ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड fx के प्लेस पे आप फाइंड किए सर, बताइए फाइनल आंसर सॉल्व कीजिए। कितना? +6। और किसी का आंसर? Sir, 9. 9। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एफ एक्स यानी 2 इंटू 2x + 1 और माइनस जी एक्स यानी x - 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट बिकम्स 4x + 2 -x + 1। आप इसको सॉल्व करें, ये 3x + 3 होगा और बाद में x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। 7 आया। तो जब आप निकालेंगे 2f माइनस जी ऑफ 2 तो इसका मतलब 3 इंटू 2 + 3 यानी कि ये 9 आएगा। 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे बना? Yes, sir. ठीक है। अब इसके आगे है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मगर 1 मिनट रुकिएगा, आप अभी जाएंगे नहीं, 1 मिनट बस। हम चाहते हैं आपको दिखा दे कि आप कहाँ से है ना क्वेश्चन बनाएंगे। मैथमेटिक्स है ना, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा आपको फ्लुएंसी मिलेगा। इसलिए लगभग हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास के बाद हम आपको जरूर बता देंगे कि आपको क्वेश्चन कहाँ से बनाना चाहिए। क्या आप लोग के पास आर डी शर्मा बुक है? यस सर। ठीक है। No. जिसके पास अगर नहीं होगा तो आप मेरे से बोलने में हिचकिचाए नहीं। देखिए ऐसा पीडीएफ मेरे पास है, दिख रहा है क्या पीडीएफ? Yes, sir. क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? देख रहा सर। वो थोड़ा सा आने में लेट हो जाता है मे बी। तो देखिए ये मेरे पास बुक है पूरा का पूरा पीडीएफ में। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा हम आपको भेज देंगे श्रीवास्तव क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में, और उसके स्टडी मटेरियल, इन सब वर्ड्स को मार्क करके रखिएगा। चैट सेक्शन और स्टडी मटेरियल सेक्शन, इन दोनों जगह पे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो बुक भेज दिया जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। हम मानते हैं कि अभी है ना बहुत कोई नहीं खरीदा होगा तो क्वेश्चन तो बनाना है, उनको बैठना नहीं है, इसलिए जरूरत होगा हम भेज दें। ठीक है, चलिए देख लिया। आपको आर डी शर्मा बुक में से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लेना है। हम आपको बताते चल रहे हैं, देखते चलिएगा। फर्स्ट बनाने का जरूरत नहीं, सेकंड बनाने का जरूरत नहीं, थर्ड बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछता है, मैथ में डेफिनेशन नहीं पूछता। फोर्थ नंबर अगर लिख दिया है मेरे पास ए और जेड, तो सोच के बताइएगा ए फर्स्ट पोजीशन की जेड फर्स्ट पोजीशन? ए कौन से पोजीशन? ए फर्स्ट पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन किसका होता है? प्री इमेज का कि इमेज का? प्री इमेज। तो ए का ये सारा पॉइंट जो दिया है ना, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब प्री इमेज है। जब आप यहाँ x के जगह पुट कीजिएगा आपको क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। समझ में आ गया कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? यस सर। रिपीट कीजिए।
एक बार रिपीट कर देखिए, फंक्शन में ए जो लिखा है वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है ना? यस सर। तो नहीं दिख रहा है शायद, एक मिनट, ऐसे लिखा है, वो छोटा है मानते हैं, ऐसे लिखा है। तो बोलिए क्या ए फर्स्ट पोजीशन पे नहीं दिख रहा है फंक्शन के अंदर? दिख रहा है। जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो प्री इमेज होता है ना? तो यहाँ Yes, पे sir. आपको जो भी वैल्यू दिया है, हम इसको बड़ा बड़ा कर देना थोड़ा, तो दिख रहा था, इसको बड़ा क्लियर है, कर देते, तो क्लियर है। ठीक है, चलिए दिख रहा है तब बढ़िया है। हम वही बोल रहे थे कि ये जो ए का वैल्यू दिया है ये सब प्री इमेज है, और जब आप Yes. इसको यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यूज आएगा वो सब का सब इमेज होगा। समझ गए इमेज कैसे निकालेंगे? यस सर। और रेंज जो होता है, अभी अभी देखे थे ना, रेंज जो होता है वो इमेज का पार्ट होता है। यस सर। ठीक है, तो रेंज मतलब इमेज निकालना है। अगला देखिएगा, यहाँ पे fx जो आपको 3 पार्ट में दिया गया है, तो सोचिए अगर f ऑफ 1 पूछा तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन के इस पार्ट में आप 1 पुट करेंगे जहां ग्रेटर देन 0। अगर f ऑफ -1 पूछा तो -1 क्या होता है, ग्रेटर या लेस? लेस देन 0। लेस देन 0। लेस देन। इसका मतलब है कि आप जो अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं ना लेस देन 0, उस प्लेस पे आप पुट करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं लेस देन 0, इसमें आप पुट करेंगे x के प्लेस पे -1। उसके बाद अगर आपसे पूछा f2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो जहां ग्रेटर देन 0 लिखा है फंक्शन के उसी पार्ट में पुट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब है ना पैटर्न होता है कि क्वेश्चन अगर मेरे पास रहेगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सेम ऐसा ही 6 नंबर है, आप बिल्कुल ट्राई करके आए। जहां पे आपको दिक्कत होगा हम आपको बताएंगे, जो भी डाउट होगा आप लेके आइएगा। अगले क्लास में आपको पहले हम डाउट बताएंगे, उसके बाद ही हम है ना आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसी में और देखिए, यहाँ ऊपर में क्वेश्चन था, हम इसको मिस कर रहे थे, देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे x और y लिखा, तो x हो गया प्री इमेज और y हो गया इमेज। वैल्यूज पुट कीजिए x का और उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकालिए, आपको इमेज और प्री इमेज मिल जाएगा। अगला, अगर आपके पास फंक्शन ऐसे दिया है, ठीक है, तो बोल रहा है रेंज निकालने, मत बनाइएगा इस क्वेश्चन को 10 नंबर। जहां पे रेंज फाइंड करने बोलेगा विदाउट गिविंग वैल्यू, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहां देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अगर फर्स्ट प्लेस रिपीट किया, देख रहे हैं यहाँ क्या p 2 बार लिखा है, यहाँ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, जिसमें भी आपको फर्स्ट प्लेस रिपीट होता दिखेगा इसका मतलब नॉट फंक्शन। जहां फर्स्ट प्लेस रिपीट होता दिखेगा नॉट फंक्शन। और यहां पे देखिए तो क्या फर्स्ट प्लेस रिपीट हो रहा है? नो सर। नो सर। इट इज द फंक्शन। अब सोचिए तो R4 जो है ये फंक्शन है कि नहीं, बताइए तो। R4 है सर। ये नो फंक्शन, बस यही है सर, है। बताना था, 2 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग किए थे ना, ऐसा क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप पूरा कर लेंगे। और 1 मिनट रुकिए, हम सोच रहे हैं शायद है ना एक और एक्सरसाइज अपना हो गया है। पता है इसमें 4 एक्सरसाइज ही दिया है, मगर 2 एक्सरसाइज तो इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो 2 एक्सरसाइज है ना वो हालत खराब कर देगा अपना। ठीक है, वो बहुत लंबा होता है। देखिए अभी अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना रहे थे, f प्लस जी f इंटू। यस सर। यस सर। तो ये एक्सरसाइज 4 है, 1 के बाद सीधा 4 पे। ठीक है, 1 के बाद सीधा 4 पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1 नंबर बना लेंगे। ठीक है, और उसके साथ में 4 नंबर 2 और 3 छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद 5 भी छोड़ दीजिएगा। 6 नंबर आपका बन जाएगा
7 नंबर छोड़ दीजिएगा और 8 नंबर बच जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज 4 में से 1, 4, 6 और 8 बना लेना है। कौन कौन? 1, 4, 6 और 8। ये 4 क्वेश्चन आपको 4th एक्सरसाइज से कर लेना है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका कि क्या क्या बनाना है, ठीक है। और फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में ही आप अपना डाउट पूछे पहले, जब आपका डाउट खत्म हो जाएगा तब हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्लास था, यहीं तक एंड करते हैं। हाँ, सब कुछ समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए ठीक, थैंक यू। एंड किया जाए। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।